Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Class 8. Today I am taking your class. As you know, we are starting final term right now. So our first lesson of final term is असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया. Today I read this chapter with explanation about this topic. Understand? सबक असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया. इसके मुसन्निफ़ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद ख़ान है. डिप्टी नज़ीर अहमद ख़ान हिंदुस्तान में पैदा हुए. इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने ही गांव से हासिल की. डिप्टी नज़ीर अहमद ख़ान को उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है. इन्होंने 7 नावल लिखे, लेकिन वो नावल जिन्हें शोहरत मिली उनके नाम किताबों में काबिल ज़िक्र हैं. उसमें मिरातुल उरूस, तौबातुन नुसूह, इब्ने वक्त और बिनातुन नाश का नाम काबिल ज़िक्र है. हकीम साहब के छोटे भाई फ़तहुल्लाह ख़ान बहुत मुद्दत तक वाली इंदौर के सरकार में मुख्तार कुल रहे और हज़ारों रुपए की अमलाक शहर में ख़रीद ली थी. बड़ी शान से रहते थे. ड्यूटी पर सिपाहियों का गार्ड, अंदर बाहर 30-40 आदमी, नौकर, घोड़ा, हाथी, पालकी, बग्गी सवारी को मौजूद. इस चैप्टर का यह आपको टाइटल दिया गया है. इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे है. फ़तहुल्लाह ख़ान की 2 बेटियाँ थीं, जमाल आरा और हुसन आरा. जमाल आरा नवाब इस्फनयार ख़ान के बेटे से ब्याही गई थी. हुसन आरा की निस्बत नवाब झज्जर के ख़ानदान में हुई. निस्बत कहते हैं रिश्ता होने को. इन लड़कियों की खाला शाहज़मानी बेगम उसी मोहल्ले में रहती थी जिसमें असगरी का महका था. उस मोहल्ले में तो असगरी की लियाकत का शोर था. शाहज़मानी बेगम भी असगरी के हाल से खूब वाकिफ़ थी. शाहज़मानी बेगम अपनी छोटी बहन हुसन आरा की माँ से मिलने के लिए आईं. दुनिया का दस्तूर है कि कोई फ़र्द बशर रंज से खाली नहीं. अगर हर तरफ से खुशी ही खुशी हो तो इंसान खुदा को भूलकर कभी याद ना करे. शाहज़मानी की छोटी बहन सुल्ताना को दुनिया के सब ऐश मयसर थे, लेकिन लड़कियों की तरफ से रंजीदा खातिर रहा करती थीं. हुसन आरा के मिजाज की उफ्ताद ऐसी बुरी पड़ी थी कि अपने घर ही में सबसे बिगाड़ था. ना माँ का लिहाज, ना आपा का अदब, ना बाप का डर. नौकर हैं कि आप नाला हैं, लुंडियाँ हैं कि अलग पनाह मांगती हैं. गर्ज हुसन आरा सारे घर को सर पर उठाए रहती है. शाहज़मानी बेगम के आने से चाहिए था कि बड़ी खाला समझ के हुसन आरा घड़ी 2 घड़ी को चुप होकर बैठ जाती. क्या जिक्र. शाहज़मानी बेगम को पालकी से उतरे देर न हुई थी कि लगातार 2-3 फरियादें आईं कि बेगम साहब देखिए, छोटी साहबजादी ने मेरी नई ओढ़नी लीर लीर कर डाली. अब मुझे कौन बना कर देगा. गुलाब बिलबिला उठी कि हाय मेरा कान खूना खून हो गया. बावर्ची खाने से मामा ने दुहाई दी, अच्छी खुदा के लिए कोई इनको समझाता. सालन की पतीलियों में मुट्ठियाँ भर भर कर राग झोंक रही हैं. शाहज़मानी बेगम ने आवाज़ दी, हुस्ना यहाँ आओ. खाला की आवाज़ पहचाने बारे हुसन आरा चली तो आई, लेकिन न सलाम न दुआ. हाथों में राग, पाँव में कीचड़. इसी हालत में दौड़ खाला से लिपट गई. खाला ने कहा, हुस्ना तुम बहुत शोखी करने लगी हो. हुसन आरा ने कहा, इस सुंबल चोड़ेल ने फरियाद की होगी. ये कहकर खाला की गोद से निकल लपक कर सुंबल कर सर खसूट लिया, यानी बाल नोच लिए. भूतरिया खाला ऐं करती रहीं. एक ना सुनी. शाहज़मानी बेगम अपनी बहन की तरफ मुखातिब होकर बोली, बुआ सुल्ताना, इस लड़की के लिए तो खुदा के वास्ते कोई उस्तानी रखो. सुल्ताना बेगम, बाजी अम्मा क्या करूँ, महीनों से उस्तानी की तलाश में हूँ, कहीं ना मिलती. शाहज़मानी बेगम, हुई बुआ, तुम्हारी भी कहावत वही है, ढंडोरा शहर में बच्चा बगल में. खुद तुम्हारे मोहल्ले में मौलवी मोहम्मद फाजिल की छोटी बहू लाख उस्तानियों की एक उस्तानी है. सुल्ताना, मुझको आज तक इत्तला नहीं. देखो मैं आदमी बेचती हूँ. ये कहकर अपने घर की दारोगा को बुलाया कि मानी जी कोई मौलवी साहब इस मोहल्ले में रहते हैं. बाजी अम्मा कहती हैं उनकी छोटी बहू बहुत पढ़ी लिखी है. देखो अगर उस्तानी गिरी की नौकरी करे तो उनको बुला लाओ. मानी जी मौलवी साहब के घर आई. मोहम्मद कामिल की माँ से साहिब सलामत हुई. मानी जी, तुम्हारी छोटी बहू कहाँ है. मोहम्मद कामिल की माँ कोठे पर हैं. कोठा कहते हैं ऊपर वाले कमरे को. मानी जी, मैं उनके पास ऊपर जाऊँगी. दयानतुन्निसा, बहू साहब यहीं आ जाएंगी. तमीज़दार बहू के नीचे उतरने का वक्त आ गया था, क्योंकि असर की नमाज़ पढ़कर असगरी नीचे उतर आती थी और मगरिब और ईशा दोनों नमाज़ें पढ़ा करती थी. असगरी को मानी जी ने देखा तो बातों ही बातों में इतना कहा कि बेगम साहब को अपनी छोटी लड़की का तालीम कराना मंजूर है. बड़ी बेगम साहब ने आपका जिक्र किया तो बेगम साहब ने मुझको भेजा. असगरी, दोनों बेगम साहिबों को मेरी तरफ से बहुत सलाम कहना. मेरा जी बहुत चाहता है कि बेगम साहब की लड़की को पढ़ाऊँ, लेकिन क्या करूँ. ना तो बेगम साहब लड़की को यहाँ भेजेंगी और ना उनके घर मेरा जाना हो सकता है. मानी जी ने तनख्वाह का तो नाम ना लिया, लेकिन तब भी ज़बान से इतना कहा कि बेगम साहब हर तरह से खर्च पात की जिम्मेदारी करने को मौजूद है. असगरी, ये सब उनकी मेहरबानी है, उनकी रियासत को यही बात ज़ेबा है, लेकिन उनके ज़ेरे साया हम गरीब भी पड़े हैं तो खुदा नंगा भूखा नहीं रखता. बिन दामों की लौंडी बनकर खिदमत करने को तो मैं हाजिर हूँ, और अगर तनख्वाहदार उस्तानी दरकार हो तो शहर में बहुत मिलेंगी. असगरी की गुफ्तगू सुनकर मानी लट्टू हो गई. हर जन को नवाबी कारखाने देखे हुए थे, मगर असगरी की शुस्ता तकरीर सुनकर दंग हो गई और माजर की कि बी मुझको माफ़ करना. गर्ज मानी जी रुखसत हुई और वहाँ जाकर कहा, बेगम साहब, उस्तानी तो वाकई में लाख उस्तानियों की एक उस्तानी है, जिसकी सूरत देखने से आदमी बन जाए, पास बैठने से इंसानियत सीखे, साया पड़ जाने से सलीका सीखे, हवा लग जाने से अदब पकड़े, लेकिन नौकरी करने वाली नहीं. तहसीलदार की बेटी है, रईसे लाहौर के मुख्तार की बहू. घर में मामा नौकर हैं. दालान में चांदनी बिछी है.
سوزنی گاؤں تکیا لگا ہے، اچھی خوش گزران زندگی، بھلا ان کو نوکری کی کیا پرواہ ہے۔ شاہ زمانی بولے، سچ ہے بوا سلطانہ، تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا، لیکن مجھ کو یقین نہ تھا کہ وہ نوکری کریں گی۔ مانی جی، لیکن وہ تو ایسا آدمی ہے کہ مفت پڑھانے کو خوشی سے راضی ہیں۔ سلطانہ نے پوچھا، کیا یہاں آ کر؟ مانی جی، بھلا بیگم صاحب جو نوکری کی پرواہ نہیں کرتا وہ یہاں کیوں آنے لگا؟ سلطانہ، کیا پھر لڑکی وہاں جائے گی؟ شاہ زمانی، اس میں قباحت کی کیا بات ہے؟ سلطانہ، خیر حسن آرا وہاں چلی جایا کرے گی۔ اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آئیں۔ دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجیے۔ اصغری، اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے، مگر جو 4 بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں، انشاءاللہ ان کے بتانے پر اپنے مقدور بھر دریغ نہ کروں گی۔ چلتے ہوئے سلطانہ بیگم اصغری کو اشرفی دینے لگیں۔ اصغری، اس کی کچھ ضرورت نہیں، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں پڑھوائی آپ سے لوں؟ سلطانہ، استغفراللہ، پڑھوائی دینے کا ہمارا کیا منہ ہے، بسم اللہ کی مٹھائی ہے۔ اصغری، ہاں، شروع میں تبرک کے طور پر مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں، سو اشرفی کیا ہوگی؟ بچوں کا منہ میٹھا کرنے کو سیر آدھا سیر مٹھائی کافی ہے۔ یہ کہہ کر دیانت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک کاپ بھر کر نکتیاں لائیں۔ اصغری نے خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن آرا کو دی اور بھری کاپ دیانت کو دی کہ سب بچوں کو بانٹ دو۔ غرض دنیا سازی کی باتیں ہوا کر شاہ زمانی بیگم چلی گئیں اور حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر گئیں۔ کلاس 8 اس چیپٹر میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد خان نے اس پر زور دیا ہے کہ پڑھی لکھی، تمیزدار اور سلیقہ مند بچی نہ صرف میکے اور سسرال کے لیے باعث رحمت اور عزت ہوتی ہے، بلکہ وہ دوسری بچیوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی پڑھی لکھی ہے، سمجھی ہے، سمجھدار ہے، سلیقہ مند ہے، تو وہ دوسری بچیوں کو بھی پڑھا سکتی ہے۔ مصنف کے خیال میں انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ صورت دیکھنے سے دوسرا انسان آدمی بن جائے، اس کے پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے اور ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے۔ لیکن صرف یہ ساری خوبیاں لڑکیوں میں ہی نہیں ہونی چاہیے، سب میں ہونی چاہیے، لڑکیوں میں بھی ہونی چاہیے، لڑکوں میں بھی ہونی چاہیے۔ وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی کہ انسان تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ So I hope you will listening this video carefully. So must take care of yourself. اللہ حافظ.